गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक नए लेक्चर को, एक नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है आज का बेटा एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। एग्रीमेंट विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, जिनको खुद लॉ मेकर ने साफ साफ कह दिया ये तो पक्के वॉइड हैं, वो तो वॉइड होंगे ही होंगे। और वहां पर पार्टीज एक दूसरे को शू नहीं कर पाएगी, पार्टी एक दूसरे को वहां पर उस क्लोज के लिए शू नहीं कर पाएगी, उस क्लोज को इन्फोर्स नहीं करवा पाएगी, उस क्लोज को लागू नहीं करवा पाएगी जो क्लोज, जो पॉइंट, जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी। तो जो एग्रीमेंट या तो पूरी तरह या जिनके कुछ पॉइंट्स वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। या तो एग्रीमेंट पूरी तरह ही वॉइड है या उसके कुछ पॉइंट्स वॉइड है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 23 हम डील करेंगे। सेक्शन 23 डील करता है इल्लीगल एग्रीमेंट से। इल्लीगल एग्रीमेंट जैसा कि आप जानते हो कि इन्फोर्स हो ही नहीं सकते किसी भी हाल में, क्योंकि इनका पर्पज इल्लीगल है, इनका पर्पज फॉरबिडन बाय लॉ है, इनका पर्पज लॉ को हरा रहा है, इनका पर्पज न्याय को हराना है। तो ऐसे पर्पज वाले एग्रीमेंट को न्यायमूर्ति यानी कि हमारे जज साहब कभी भी इन्फोर्स नहीं करवाएंगे। इलीगल एग्रीमेंट्स आर टोटली वॉइड, नल, इवन इनके साथ जो कोलैटरल एग्रीमेंट जुड़े होते हैं वो भी वॉइड हो जाते हैं। यानी कि इलीगल एग्रीमेंट खुद तो पक्का वॉइड है ही है, बल्कि इसके साथ जो एग्रीमेंट्स कनेक्टेड है यानी कि कोलैटरल एग्रीमेंट है वो भी वॉइड हो जाते हैं। मनी टू बी पेड इन ल्यू ऑफ मर्डर, ठीक है। जज साहेब मैंने इसके कहने पर राधे का मर्डर कर दिया, मैंने इसके कहने पर राधे का मर्डर कर दिया और इसने 2 लाख रुपए देने का वादा किया था, अब ये दे नहीं रहा। आप ऐसी शिकायत लेके न्यायमूर्ति के दरबार में पहुंचे कि जज साहब मैंने एक आदमी को मार दिया इसके कहने पर और अभी 2 लाख रुपए नहीं दे रहा, तो जज साहब क्या आपको 2 लाख रुपए दिलवाएगा आदमी मारने के? नहीं 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 नहीं, ठीक है, बल्कि ऊपर से आपको गिरफ्तार और करवा देगा, ठीक है। तो ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं हो सकता जहां पर एग्रीमेंट का मेन मकसद क्या था, किसी को मारना जान से, किसी को पीटना, बीटिंग समवन, ठीक है। या फिर जहां पर 4 चोर बैठे, 4 दोस्त बैठे जो चोर है और वो चोरी का सामान कैसे बांटना उसके लिए एग्रीमेंट करते हैं। फिर उन 4 में से किसी एक या 2 के साथ धोखाधड़ी हो जाती है, तो 4 दोस्तों ने, 4 चोरों ने मिलकर चोरी का सामान कैसे बांटा जाएगा उसका एक खाका तैयार किया, उसका एक प्लान तैयार किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और बाद में 1 या 2 के साथ धोखाधड़ी की गई। तो जिनके साथ धोखाधड़ी की गई वो कह रहे हैं जज साहब हमने मिलके चोरी की थी, मिलके चोरी का सामान बांटने का वादा किया था, इस रेशियो में बांटना था, अभी सही से बांट नहीं रहा, इसको गिरफ्तार कर लो, इसको डांटो कोर्ट सबसे पहले तो आपको ही गिरफ्तार कर लेगी। तो बेटा इलीगल एग्रीमेंट तो पक्के ही वॉइड है, ये तो बल्कि ना केवल वॉइड है बल्कि पनिशेबल भी है। ये ना केवल वॉइड है बल्कि पनिशेबल भी है। सेक्शन 23 के बाद आता है बेटा सेक्शन 24। सेक्शन 24 में हम उन एग्रीमेंट्स की बात करते हैं जो इलीगल तो है बट पूरी तरह इलीगल नहीं है, उनके कुछ क्लोज इलीगल है, कुछ क्लोज लीगल है। सम पार्ट्स आर वैलिड एंड सम पार्ट्स आर इनवैलिड। अगर कोई एग्रीमेंट इलीगल है बट इन पार्ट, तो वो क्या सर पूरा ही वॉइड हो जाएगा या फिर पूरा वैलिड रहेगा या फिर उसका इलीगल पार्ट सिर्फ वॉइड होएगा? तो हम कहते हैं डिपेंड करेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है, ध्यान से देखिएगा, डिपेंड करेगा। अगर इलीगल पार्ट और लीगल पार्ट सेपरेबल, इफ इलीगल पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम द लीगल पार्ट, देन legal part will be valid and illegal part would be void। अगर एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स इलीगल है, कुछ पॉइंट्स परफेक्टली लीगल है और वो एग्रीमेंट इस टाइप का है कि वहां पर कंसीडरेशन का बंटवारा किया जा सकता है बड़े रीजनेबली, बड़े मीनिंगफुली बिटवीन द लीगल पार्ट एंड द इलीगल पार्ट, तो याद रखिएगा बेटा लीगल पार्ट वैलिड रहेगा और इलीगल पार्ट ही वॉइड होगा। यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट है तो वो पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।
अगर एग्रीमेंट अनलॉफुल इन पार्ट है और सेपरेबल किया जा सकता है लीगल और इलीगल पार्ट को, तो जो लीगल पार्ट है वो परफेक्टली वैलिड है, सिर्फ इलीगल पार्ट ही वॉइड होगा। चलिए, लेकिन अगर नॉन सेपरेबल है सर, तो अगर सर, ठीक है, जो लीगल और इलीगल पार्ट है उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इफ द लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इलीगल पार्ट, तो फिर सर पूरा एग्रीमेंट है जो होल ही स्टडी करना पड़ेगा। तो एक एग्रीमेंट है जिसका कुछ पार्ट वैलिड है, कुछ वॉइड है, बट एग्रीमेंट का नेचर इस टाइप का है कि उसमें कंसीडरेशन को बांटा नहीं जा सकता और ये नहीं कहा जा सकता कि ये लीगल पार्ट का कंसीडरेशन है, इलीगल पार्ट का कंसीडरेशन है। तो जहां पर एग्रीमेंट के कुछ पार्ट लीगल है, कुछ पार्ट इलीगल है, बट एज ए होल ही उसको स्टडी करना पड़ेगा, सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो पूरा वैलिड या पूरा वॉइड, ऑब्वियसली जैसा आप सोच रहे हो, अगर अनसेपरेबल है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, तो एग्रीमेंट अगर इलीगल है पार्ट में, बट वो इलीगल पार्ट लीगल पार्ट से सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो पूरा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। बड़ा फेमस कंसेप्ट है ये, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको जॉब पे रखा गया है, आपको जिस जॉब पे रखा गया है वहां पर आपको महीने के 2 लाख रुपए पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको दवाइयां भी बेचनी है और साथ में नशीले पदार्थ भी बेचने हैं। आपकी सैलरी फिक्स होगी 2 लाख रुपए पर मंथ की, और आपको इस 2 लाख रुपए पर मंथ के एवज में दवाइयां भी बेचनी है और नशीले पदार्थ भी बेचने हैं दवाइयों के साथ। ये एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अभी जब ये सारी बातें सामने आ गई, आप किस पर्टिकुलर काम के लिए जॉब कर रहे थे वो सामने आ गया कि आप दवाइयों के साथ ड्रग्स भी बेचते हो, तो आप कह रहे हो जी जज साहब इसने मेरी 1 साल से सैलरी नहीं दे रखी, जज साहब इसने मेरी 1 साल से सैलरी नहीं दे रखी, तो जो ड्रग्स बेचने की सैलरी थी ना वो ना मिले, जो नशीले पदार्थ बेचने की सैलरी थी वो ना मिले, बट जो मेडिकल, ठीक है, ड्रग्स है, यानी कि जो अलाउड है ड्रग्स, जो लीगल ड्रग्स है, उनको बेचने की सैलरी मिल जाए। तो वहां पर याद रखिएगा आपकी जो सैलरी है 2 लाख रुपए पर मंथ जो आपको मिल रही है, किसके बदले में आपको मिल रही है कि आप, ठीक है, सेल करोगे ना केवल लीगल ड्रग्स बल्कि इलीगल ड्रग्स, दोनों के लिए मिल रही है आपको। और 2 लाख रुपए पर मंथ डिसाइड हुआ, आप इसको बाइफॉर्केट नहीं कर सकते। देयर इज नो बेसिस ऑफ डिवाइडिंग, देयर इज नो बेसिस ऑफ डिवाइडिंग दिस, ठीक है, कंसिडरेशन, देन द होल एग्रीमेंट विल बी वॉइड और आपको कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा जेल की सजा जरूर मिलेगी। तो कुछ एग्रीमेंट लॉ मेकर ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखे बेटा, उसमें सबसे पहली श्रेणी है इलीगल एग्रीमेंट्स की। इलीगल एग्रीमेंट्स आर सर्टेनली वॉइड, उनको किसी भी हाल में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। बट जो एग्रीमेंट इलीगल इन पार्ट होगा और इलीगल पार्ट और लीगल पार्ट को सेपरेट किया जा सकता है रीजनेबली, तो फिर लीगल पार्ट को वैलिडेट करवाया जा सकता है। चलिए बेटा आगे हम थोड़ा सा और चलेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो आपके एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, जो आपके एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, तो उन पे रूल लगता था बेटा न्यूडम पैक्टम, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कंसीडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। ठीक, तो नॉर्मल रूल वाज नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो विदाउट कंसीडरेशन नॉर्मली एक लीगली इनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट को बनाया नहीं जा सकता। हालांकि सेक्शन 25 की एक्सेप्शंस भी हमने पढ़ी थी, जहां पर नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में रिटन एंड रजिस्टर्ड डीड को इन्फोर्स करवाया जा सकता था, रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता था। बट नॉर्मली एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन आर वॉइड एब इनिशियो। ऐसे हमने वेजरिंग एग्रीमेंट्स देखे। वेजरिंग एग्रीमेंट हमने सेक्शन 30 में स्टडी किया, हमने देखा कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर टोटली वॉइड। ठीक है, बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र में तो सर इलीगल भी थे। ठीक है, और वहां पर तो कोलैटरल एग्रीमेंट भी ध्वस्त हो गए। तो बेटा वेजरिंग एग्रीमेंट जिसमें लॉटरी का प्राइज जीत गए आप, तो आप लॉटरी का प्राइज जीतने के बाद, लॉटरी का प्राइज जीतने के बाद आप केस करना चाहते हो, आपको प्राइज नहीं मिला तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा कोर्ट से। कोर्ट कहेगी लॉटरी खेलना वेजरिंग है और आपने जो लॉटरी से अमाउंट जीता है वो वेजर से अमाउंट जीता है, हम उसे इन्फोर्स नहीं कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो प्योर स्पेकुलेशंस थे, ठीक है,
या फिर जो गेम ऑफ चांस थे उससे आपने अगर कोई भी अमाउंट जीता उसको आप कानूनी इन्फोर्स करा नहीं सकते अगेंस्ट अपोजिंग पार्टी। चलिए, एग्रीमेंट विद माइनर, एग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एग्रीमेंट विद द पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, सेक्शन 10, 11, 12 हमने पढ़े और हमने देखा कि एग्रीमेंट टोटली वॉइड ab initio होता है। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, ठीक है। तो एक माइनर ने जो मेजर के फेवर में मॉर्टगेज डीड बनाई होती है वो इन्फोर्स नहीं करा सकता मेजर माइनर के खिलाफ, और माइनर की प्रॉपर्टी माइनर की ही रहेगी, ठीक है। और माइनर बड़ा होने के बाद भी, माइनर मेजोरिटी अटेन करने के बाद भी उस मॉर्टगेज डीड को वैलिडेट डिक्लेयर नहीं कर सकता, रेटिफिकेशन अलाउड नहीं होता, माइनर के एग्रीमेंट टोटली वॉइड होते हैं। एक्सेप्शन हमने पढ़ी, माइनर के बेनिफिट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के केस में माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगी फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। सेक्शन 12 में हमने देखा कि नॉर्मली पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड ab initio, ऐसा एग्रीमेंट जिसका मीनिंग अनसर्टेन है और ना ही किसी तरीके से सर्टेन किया जा सकता, दे आर वॉइड ab initio। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको कुछ अमाउंट दूंगा, ऐसा हमने एग्रीमेंट किया, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको कुछ अमाउंट दूंगा, ठीक है। जो आपने मुझे ठीक है कहा कि ये पैसा दे दो, तो मैंने मना कर दिया। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, कुछ अमाउंट दूंगा, और जो आपने मुझे कहा कि वो पैसा दे दो मैंने मना कर दिया। आप नाराज हो गए, कोर्ट में चले गए, माय लॉर्ड आपके राज्य में वादा खिलाफी हो रही है और ये बंदा कह रहा है कि कुछ अमाउंट दूंगा, अब दे नहीं रहा। मैंने कहा जज साहब कुछ अमाउंट की क्या डेफिनेशन होती है, कुछ अमाउंट की कोई परिभाषा ही नहीं होती जज साहब, ये एग्रीमेंट वॉइड है। और जज साहब ने कहा बिल्कुल सही अंकुर सर, वो एग्रीमेंट वॉइड है। तो अनसर्टेन एग्रीमेंट जिसका मीनिंग सर्टेन ना हो, ठीक है, कोर्ट का भी सिर चकरा जाए, कोर्ट के भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, जैसे एग्रीमेंट को देखकर, तो वो वॉइड ab initio होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको पैसे दूंगा अगर मेरा मन करेगा तो, ठीक है, और फिर मेरा मन कभी किया ही नहीं, आपने मुझे जब भी इश्यू किया मैंने कहा अभी जैसा मन नहीं कर रहा। तो ऐसे एग्रीमेंट टोटली वॉइड होते हैं। अनसर्टेन, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, चांद तारे तोड़ के लाने का, जादू से मरी हुई वाइफ को जिंदा करने का, ठीक है, एग्रीमेंट, स्वर्ग पहुंचाने का एग्रीमेंट, ये सब वॉइड ab initio होते हैं, इम्पॉसिबल। और बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाले वॉइड ab initio थे, जहां पे दोनों पार्टी इसेंशियल मैटर की मिस्टेक में थी, या तो टाइटल या एग्जिस्टेंस, ठीक है। ऐसे हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे थे सेक्शन 20 में। चलिए अब हम देखते हैं 3 नए पॉइंट्स जो आप लोग शायद पहली बार ही देख रहे हो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 डील करेगा, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 29 डील करेगा, और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 26 डील करेगा। अगर आपके साथ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जिससे आपको व्यापार करने से रोका जा रहा है, जिससे आपको आपके लीगल राइट को इन्फोर्स कराने से रोका जा रहा है, या आपको शादी करने से रोका जा रहा है, तो वो वॉइड है, उसको फुलफिल करने की, ऐसे एग्रीमेंट को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने वाली पार्टी को जाने दो कोर्ट में, हार के आएगी, चिंता मत करो। तो याद रखिएगा बेटा, एग्रीमेंट जिससे एक व्यक्ति को व्यापार करने से रोका जाए। मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया आपने कि अंकुर सर आप सीए के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, ठीक है, आपने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि सर हम आपको 2 लाख रुपए देंगे और आप सीए के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, 2 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलते रहेंगे, बट आप सीए के बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। ऐसा आपने एग्रीमेंट किया और उसके बाद मैंने सीए के बच्चों को पढ़ा दिया जाके, ठीक है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, आपने मुझे वादा किया कि 2 लाख रुपए पर मंथ देंगे अगर अंकुर सर आप सीए के बच्चों को ना पढ़ाओ। मैंने सीए के बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, एकेडमी क्लोज कर दी, ठीक है, और उसके बाद आपने 2 लाख रुपए पर मंथ देने बंद कर दिए। मैं आपको श्यू नहीं कर सकता, ठीक है। अगर एक एग्रीमेंट हुआ कि भी मैं सीए के बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा, तुम मुझे 2 लाख रुपए पर मंथ दोगे, और तुमने वादा तोड़ दिया, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे नहीं रहे, मैंने बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए, तो मैं तुम्हें श्यू नहीं कर सकता। और तुमसे रुपए लेकर भी मैं बच्चे पढ़ाना जारी रखूं तो तुम मुझे श्यू नहीं कर सकते। नॉर्मली आप मुझे एक लॉफुल प्रोफेशन, सीए एक लॉफुल प्रोफेशन है, उसे करने से रोक नहीं सकते। कोचिंग एक लॉफुल प्रोफेशन, आप उसे करने से मुझे नॉर्मली रोक नहीं सकते। ये मेरा फंडामेंटल राइट है जो खुद मुझे भारत के संविधान ने दिया है। मुझे भारत के संविधान यानी भारत के मास्टर लॉ ने, भारत के
सबसे एपेक्स लॉ ने ये राइट दिया है कि मैं जो चाहे वो व्यापार कर सकता हूं प्रोवाइडेड इट इज लीगल। ठीक है, तो मैं कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, कोई भी लॉफुल ट्रेड, कोई भी लॉफुल बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा करूं, और आप मुझे रोकना चाहते हो, जिस एग्रीमेंट से आप मुझे रोक रहे हो वो अनइनफोर्सिएबल है, ऐसे एग्रीमेंट पे मैंने दस्तखत कर दिए तो भी मैं बाउंड नहीं होऊंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने एक बच्चे को कहा कि तू कभी शादी नहीं करेगा, मैं देख इतना भुगत रहा हूं सुमन मैम के साथ शादी करके, तू कभी शादी नहीं करेगा। ठीक है, उस बच्चे ने कहा सर मुझे क्या मिलेगा शादी नहीं करने के एवज में। मैंने कहा मैं तुझे ये एग्जाम्पल सेट कर रहा है तो दुनिया के सामने कि बिना शादी के भी खुश रहा जा सकता है, बहुत खुश रहा जा सकता है। मैं तुझे हर महीने 2.5 लाख रुपए दूंगा, बस तू शादी नहीं करेगा। उस बच्चे ने मेरे साथ हाँ भर दी। फिर क्या, जब 4-5 साल बाद बीते तो उसने शादी कर ली। मैंने कहा माय लॉर्ड, मैंने इसको 2.5 लाख रुपए पर मंथ दिए कि ये शादी ना करे, और इसने उस एग्रीमेंट पे दस्तखत कर रखे कि ये आजीवन कुंवारा रहेगा, कुंवारा ही मरेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट उस लड़के ने जज साहब शादी कर ली। ये वादा खिलाफी है, उसकी शादी अवैध है। कोर्ट कह रही है तुम्हारा एग्रीमेंट अवैध है, आप किसी को भी शादी करने से रोक नहीं सकते। और अगर आपने पैसे दिए और उसने वादा किया कि शादी नहीं करूंगा, और आपके पैसे भी रख गया वो और शादी भी नहीं कर रहा, शादी कर गया वो, ठीक है, पैसे भी आपके रख गया और शादी भी कर गया वो, आप कुछ नहीं ले सकते उससे। ठीक है, कुछ नहीं ले सकते आप उससे, क्योंकि जिस एग्रीमेंट से आपने ऐसा वादा किया वो वॉइड है। हाँ, अगर आपका पैसा उसके पास एज इट इज पड़ा है, उसने अभी तक यूज नहीं किया, कंज्यूम नहीं किया, तो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल है अंडर सेक्शन 64। अदरवाइज तो आपने पैसे देते रहे, उसका गुजारा चलता रहा, और आप पैसे देते गए और गुजारा चलता गया। जिस दिन उसको एक बढ़िया अमीर घर की लड़की मिली, उसने शादी कर ली। ठीक है, वो कहते कि मैं तेरे को सारा मेंटेन करूंगी, तो आप कह रहे हो कि आज तक जो पैसे दिए थे वो उल्टे दे और ये शादी वॉइड है। तो देखो, ना तो आपने जो पैसे दिए थे वो उल्टे मिलेंगे आपको, और अगले की शादी वैलिड है। पर्सनल राइट है किससे शादी करे या ना करे, आप रोक नहीं सकते किसी को। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तू अपने कानूनी अधिकार का यूज नहीं करेगा, लिख, और मैं तुझे इस चीज के बदले में 5,000 रुपए दूंगा। वॉइड है एग्रीमेंट। ठीक है, अगर वो कल को इस एग्रीमेंट पे साइन होने के बावजूद भी अपने लीगल राइट मेरे खिलाफ यूज कर लेता है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। और कल को अगर मैंने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, जिसमें मैं कह रहा हूं कि लिख कि तू अपने लीगल राइट मेरे खिलाफ यूज नहीं करेगा और मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा, वहां पर उस केस में अगर उसने अपने लीगल राइट्स यूज नहीं किए और मैंने उसको 5,000 रुपए भी नहीं दिए, तो वो मुझे शो नहीं कर सकता, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड है, टोटली वॉइड है। जरा डिटेल में पढ़ते हैं अब सेक्शन 27 को। सेक्शन 27 को मैं सबसे पहले बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूछा जाए पेपर में कि जी वैलिड होते हैं, तो हम कहेंगे नहीं जी, ये एक्सप्रेसली वॉइड होते हैं, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसा कोई प्रोविजन है, दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन डला हुआ है, ऐसा कोई क्लोज डला हुआ है कि एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन लॉफुल बिजनेस कर नहीं सकता, तो वो एग्रीमेंट उस हद तक वॉइड हो जाएगा जिस हद तक उसमें ये सब लिखा हुआ है। एग्रीमेंट के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि मिस्टर बी एक लॉफुल बिजनेस जो उसको अलाउड है अदरवाइज वो नहीं करेगा, और बदले में ए उसको कुछ रुपए देगा या फिर कोई और कंसिडरेशन देगा, और बी इस वजह से वो लॉफुल प्रोफेशन नहीं करेगा क्योंकि ए उसे मना कर रहा है, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है टू दिस एक्सटेंट। टू दिस एक्सटेंट का मतलब जहां तक इस लाइन का सवाल है, ये लाइन तो बकवास है, पूरे एग्रीमेंट में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, लेकिन एटलीस्ट ये वाली लाइंस, ये वाले प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट के एप्लीकेबल नहीं होंगे। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में 20 पॉइंट है, ऐसे ऐसे 20 पॉइंट है, और उसमें एक 4th पॉइंट है जो कहता है कि मिस्टर बी तुम भारत में बिजनेस नहीं करोगे, तुम भारत में व्यापार नहीं करोगे, तुम भारत में सारा दिन खाली बैठे रहोगे, तुम भारत में ही रहोगे, भारत से बाहर भी नहीं जाओगे, भारत में ही रहोगे और भारत में कोई काम भी नहीं करोगे, निठल्ले बैठोगे तुम, और निठल्ले बैठने के मैं तुम्हें
20,000 रुपए पर मंथ दूंगा। बी ने कहा ठीक है, आई विल रिमेन निठल्ला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ए ने बी को पैसे देने बंद कर दिए। अब बी ने ए पर केस कर दिया, जब साहब इसने निठल्ले रहने के रुपए देने का वादा किया था, अब दे नहीं रहा। बताओ, ऐसे एग्रीमेंट कोई इन्फोर्सिएबल होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल नहीं होते, याद रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए बी ने पैसे भी ले लिए और बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, तो बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपके खिलाफ कोर्ट में जाएगा, कोर्ट कहेगी शर्म नहीं आती किसी को बिजनेस करने से रोकते हुए। वैसे देश की जीडीपी, ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से काफी कम है, ऊपर से तू रोक रहा है बिजनेस करने से, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? एक कह रहा है बस जिसको निठल्ला बिठाना है, मजे आते हैं। कोर्ट कहते हैं मारूं खिंचा के, भागो यहां से। तो देखो बेटा, वो वाला प्रोविजन जिसमें ये सब लिखा हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स डिपेंड करेगा उनमें क्या लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट जिस पॉइंट से एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया गया है वो वॉइड हो जाएगा। चलो जी सर, इसकी कोई एक्सेप्शंस भी है? बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। क्या सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड हो सकता है? बिल्कुल वैलिड हो सकता है बेटा। याद रखिएगा, नॉर्मली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं, बट ये वैलिड भी हो सकते हैं। ये वैलिड भी हो सकते हैं। कब ये वैलिड हो सकते हैं? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन है। कहां कहां एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड हो सकते हैं, देखिए जरा बेटा। सबसे पहला पॉइंट है सेल ऑफ गुडविल। 5 एक्सेप्शन हम कवर करेंगे। पहला पॉइंट है बेटा सेल ऑफ गुडविल, ठीक है। सेल ऑफ गुडविल में आप हमेशा याद रखिएगा कि जो बंदा अपनी गुडविल बेच रहा है, जो बंदा अपनी गुडविल बेच रहा है, अगर वो बंदा जिसको गुडविल बेची गई है, जो बंदा अपनी गुडविल बेच रहा है उसको हम सेलर कहेंगे, और जो बंदा जिसको गुडविल बेची गई है उसको हम बायर कहेंगे। तो जो बंदा अपनी गुडविल बेच रहा है उसको रोके, अगर जो बंदा गुडविल बेच रहा है उसको रोका जाए, द पर्सन हु इज सेलिंग गुडविल इज रिस्ट्रेन्ड बाय द बायर ऑफ गुडविल, तो ये वैलिड हो सकता है। सर ऐसे कैसे? देखो बड़ी लॉजिकल बात है। जो पर्सन सेलर ऑफ गुडविल है उसको रोका जा सकता है। उसको कहा जा सकता है कि तू जो व्यवसाय बेच रहा है, जो व्यवसाय की गुडविल बेच रहा है, जिस प्रोफेशन की गुडविल बेच रहा है, तो सेम बिजनेस या सिमिलर बिजनेस, ठीक है, नहीं करेगा विद इन द स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स, विद इन द स्पेसिफाइड सिटीज एंड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जब तक हम इस गुडविल को पूरी तरह हमारे नाम ना कर लें, ठीक है। सर ये क्या हुआ, थोड़ा एग्जांपल से समझाओ। देखो बेटा ध्यान से देखो, सीए अंकुर ने अपनी गुडविल बेच दी। गुडविल का मतलब क्या होता है? ब्रांड नेम बेच दिया। सीए अंकुर गोयल के पास मान लीजिए एक ब्रांड नेम है यशस्वी। सीए अंकुर गोयल के पास मान लीजिए एक ब्रांड नेम है, कॉपीराइट है, ठीक है, यशस्वी, और सीए अंकुर ने वो सीए अमनदीप को बेच दिया। अब यशस्वी एकेडमी को सीए अमनदीप चलाएंगे, ठीक है। बेंच, फर्नीचर्स और बाकी आइटम्स की वैल्यूएशन अलग छोड़ दो, सिर्फ गुडविल के नाम पे मान लीजिए सीए अमनदीप ने सीए अंकुर को 2 करोड़ रुपए दिए, तो मुझे 2 करोड़ रुपए मिले, और 2 करोड़ रुपए के बदले में मैंने वादा किया कि आगे से यशस्वी ब्रांड आपका होगा, यशस्वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स जो है, ठीक है, वो आपकी होगी, और यशस्वी एकेडमी कहीं पर भी आप यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई लीगल केस आप पर नहीं करूंगा, ठीक है। तो सीए अंकुर ने सीए अमनदीप को अपनी गुडविल सेल कर दी और ब्रांड नेम यशस्वी सेल कर दिया 2 करोड़ रुपए में, डन। अभी क्या होता है कि सीए अमनदीप जो है वो यशस्वी एकेडमी चला रहे हैं, और सीए अंकुर गोयल ने नई एकेडमी खोल दी तेजस्वी, ठीक है। सीए अमनदीप अभी यशस्वी एकेडमी चला रहे हैं, और सीए अंकुर गोयल ने बाजू की बिल्डिंग में, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में ही, ठीक है,
तेजस्वी एकेडमी खोल दी और लिखा वहां पर एक्स फैकल्टी, एक्स डायरेक्टर ऑफ यशस्वी एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा आए वो देखे, बोले अच्छा ये यशस्वी है, तेजस्वी, तेजस्वी में कौन है, बोले अच्छा अंकुर सर तो यहाँ है। ठीक है, वो वहां चले। अमनदीप सोचे बैठा बैठा 2 करोड़ रुपए भी दे दिए, हे राम, और ये बच्चे तो अभी भी अंकुर सर के पास जा रहे हैं, और अंकुर सर को रोक के कैसे, अंकुर सर ने तो तेजस्वी नाम से स्टार्ट कर दिया, और एक्स फैकल्टी तो एक फैक्ट है जिसको आप रोक नहीं सकते। तो बेटा ऐसे केसेज में बायर को अक्सर नुकसान हो जाता है। तो बायर को क्या करना चाहिए, बायर जब सेलर से गुडविल खरीदे तो बायर को सेलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए कि आप सेम सिटी में 5 साल तक, सेम सिटी में मिस्टर अंकुर गोयल आप 5 साल तक कोचिंग की सेवाएं नहीं देंगे। ठीक है, सीए इन प्रैक्टिस वाला काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जॉब करो कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट टीचिंग की सर्विसेज आप किसी भी प्रकार की नहीं देंगे। ठीक है, ऐसा सामने वाले ने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो जब बायर ने सेलर से गुडविल खरीदी तो गुडविल खरीदते टाइम उसने सेलर के ऊपर कुछ शर्तें लगाई कि आप सेम एरिया में कुछ टाइम के लिए, जो उन्होंने आपस में स्पेसिफाई किया, आप सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे जब तक मैं पांव ना जमा लूं, जब तक मेरा नाम, अमनदीप का नाम यशस्वी के साथ इंटीग्रल तौर पे जुड़ ना जाए, जब तक बच्चे यशस्वी और अमनदीप को एक ना समझने लग जाए, ऐसे 5 साल मुझे चाहिए, तब तक अंकुर सर आप सीए के बच्चों को या इवन सीएस के बच्चों को या इवन आप सीएमए के बच्चों को कोई भी लॉ का सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा सीए अमनदीप ने मेरे से वादा लिया और मैंने भी उसको वादा किया कि हाँ मैं अपना बिजनेस 2 करोड़ में आपको बेचूंगा। ठीक है, और मैं सेम एरिया में ग्रीन स्क्वायर मार्केट में, रेड स्क्वायर मार्केट में, उसने मेरे ऊपर पूरे हिसार की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। मैंने एक्सेप्ट की कि मैं पूरे हिसार में सीए की कोचिंग, सीएस की कोचिंग नहीं दूंगा 5 साल तक। ठीक है, जब तक आपके पांव जम ना जाए और आपको और यशस्वी को लोग एक समझने ना लग जाए। ऐसी हमने एग्रीमेंट और डील की। अब बेटा यहां पर ये जो डील हुई है जिसके थ्रू, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ऑन सेलर ऑफ गुडविल, ठीक है, वो वैलिड हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा वैलिड पक्की होगी, वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड हो सकती है। तो सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि वो सेम एरिया में कुछ टाइम तक सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, वो वैलिड हो सकती है। तो क्या हम सेलर ऑफ गुडविल पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमने उसको रोका है फॉर सेम या सिमिलर बिजनेस। अगर कोई मुझे रोके, मैंने अपनी एकेडमी बेच दी और कोई मुझे रोके कि आप सीए इन प्रैक्टिस वाला काम भी नहीं करोगे, वो रिस्ट्रिक्शन वॉइड है। मैंने आपको अपनी एकेडमी बेची, ठीक है, मैंने आपको अपनी एकेडमी बेची और आपने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप टीचिंग नहीं करोगे। वो तो ठीक है, लॉजिकल है, कुछ रीजनेबल है, कुछ इंटेलिजिबल है कि भी हाँ आप अपने आप को बचाने के लिए, बायर कह रहा है फिर मुझे क्या फायदा हुआ आपका बिजनेस खरीद के, आपका ब्रांड नेम खरीद के, वो तो लॉजिकल है कि वो मुझे टीचिंग करने से रोक सकता है। बट मान लो मैंने उसको एकेडमी बेची है और एकेडमी का नाम टीचिंग के लिए है और वो बंदा मुझे रोक रहा है कि आप प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, टीचिंग भी नहीं करोगे। तो टीचिंग नहीं करोगे वहां तक तो वैलिड है वो रिस्ट्रिक्शन, प्रैक्टिस नहीं करोगे वो वॉइड है। और अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि आप 5 साल तक हिसार में ना तो प्रैक्टिस करोगे ना टीचिंग करोगे, और मैंने भी साइन किए हुए हैं, तो भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, समझिए इस चीज को। तो उसने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, मेरे से उसने एकेडमी खरीदी यशस्वी, और यशस्वी ब्रांड खरीदने के बदले में 2 करोड़ रुपए दिए और साथ में कंडीशन लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप टीचिंग नहीं करोगे और सीए इन प्रैक्टिस का काम भी नहीं करोगे। 2 रिस्ट्रिक्शन लगाई। जो उसने मुझे टीचिंग से रोका वो रीजनेबल है, वो वैलिड है रिस्ट्रिक्शन, और मैं टीचिंग नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे कोर्ट में जाकर इंजंक्शन ले आएगा मेरे खिलाफ, वो मेरे खिलाफ स्टे ऑर्डर ले आएगा। ठीक है, मैं तेजस्वी, ठीक है, सूर्य किसी भी नाम से नहीं खोल सकता, अंकुर सर पढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है, वो उसकी बात ठीक है, जायज है ना, जायज नहीं। बट उसने एग्रीमेंट में लिख रखा है 2 शर्तें हैं
कि एक तो आप टीचिंग नहीं करेंगे जी और एक आप प्रैक्टिस वाला काम नहीं करेंगे, तो मैं आपकी एकेडमी की गुडविल खरीदूंगा, ठीक है। और मैंने भी साइन कर दिए, गुडविल उसने खरीद ली, ठीक है, 2 करोड़ रुपए भी दे दिए मुझे। टीचिंग मैंने नहीं की बट मैंने प्रैक्टिस वाला काम शुरू कर दिया, वो मुझे रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि जो उसने टीचिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाई वो तो वैलिड है, तो मैं रुक जाऊंगा। बट जो उसने प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई वो चाहे मैं खुद एग्री कर जाऊं तो भी वॉइड है, और मैं प्रैक्टिस शुरू कर सकता हूं, वो मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरी प्रैक्टिस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो बकवास है। जब वो रिस्ट्रिक्शन ही बकवास है तो मैं रिस्ट्रिक्ट हुआ ही नहीं प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, ये याद रखिएगा। तो सेम या सिमिलर बिजनेस के लिए रोक सकता है वो मुझे, कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए रोक सकता है जिससे मैं उसे कॉम्पिटिशन दूं, जिससे मैं उसे ग्राहक तोड़ लूं। नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए वो मुझे रोक नहीं सकता। रिस्ट्रिक्शन जो वो लगाएगा वो पूरे भारत की नहीं लगा सकता मुझ पर, साधारणतया वो लोकल लिमिट की लगा सकता है जहां पर मेरा प्रभाव है। अब मान लीजिए मेरा प्रभाव हिसार और उसके एडजॉइनिंग 100 किलोमीटर के एरिया में, तो वहां वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि आप जयपुर में जाके नहीं टीच करोगे, आप भोपाल में जाके टीच नहीं करोगे। अरे भोपाल का कोई बच्चा ही नहीं आता यशस्वी एकेडमी में, तो मैंने भोपाल जाके पढ़ा दिया तो क्या हो गया, ठीक है। तो लोकल लिमिट्स लगाएगा वो, और वो लोकल लिमिट्स जो लगाएगा वो रीजनेबल होनी चाहिए कि आप कोचिंग की सेवाएं नहीं दोगे, ठीक है। सिमिलर बिजनेस के लिए लगा सकता है रिस्ट्रिक्शन, लोकल लिमिट्स में लगाएगा जहां तक मेरा प्रभाव है, जहां पर मेरे टीचिंग करने से उसको नुकसान हो सकता है, वहां के लिए रोक लगा सकता है। और टाइम लिमिट भी रीजनेबल होनी चाहिए। मान लीजिए उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप हिसार में पढ़ाओगे नहीं अगले 100 सालों तक, बकवास है, ठीक है। उसने कहा कि आप हिसार में पढ़ाओगे नहीं, मैं आपकी गुडविल खरीद रहा हूं यशस्वी नाम से, तो आप पढ़ाओगे नहीं हिसार में अगले 50 सालों तक, बकवास है। उसने कहा 5 सालों तक नहीं पढ़ाओगे, वो रीजनेबल है, ठीक है। 5 साल 3 साल ये रीजनेबल है, क्योंकि इतने सालों में तो सामने वाले का भी नाम बन जाना चाहिए और लोग भूल जाएंगे अंकुर सर कौन थे, ठीक है। चलिए, तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेलर ऑफ गुडविल लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है, वैलिड रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, बट फॉर कॉम्पीटिंग बिजनेस, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट विच मस्ट बी रीजनेबल, फॉर अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट जो रीजनेबल होनी चाहिए, नाजायज नहीं होनी चाहिए, अन्यायकारी नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। और ये सब आप अपने हितों की रक्षा के लिए करोगे मिस्टर बायर, ना कि सेलर को परेशान करने के लिए, सेलर को टॉर्चर करने के लिए। हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल नंबर 19, जैसे कंपनी लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन होते हैं, हमारे संविधान में आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 19 जो फ्रीडम का राइट है वो कहता है कि एक व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है भारत में कि वो भारत के अंदर कहीं पर भी कोई भी लॉफुल प्रोफेशन कर सकता है। उसको ये बड़ा संपूर्ण अधिकार दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। बट इस संपूर्ण अधिकार की भी कुछ कमियां हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि फंडामेंटल राइट है ये कि आप भारत के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकते हो जो लॉफुल हो, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की छूट खुद संविधान ही दे रहा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सरकार भी लगा सकती है। जैसे सरकार कह सकती है कि जिस एरिया में सरकारी मोनोपोली है वहां पे प्राइवेट प्लेयर नहीं आएंगे, बिल्कुल लगा सकती है। सरकार प्राइवेट प्लेयर पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि वो इस फील्ड में एंट्री नहीं कर सकते, बस सरकार चलाएगी, ठीक है, रेल सरकार चलाएगी, ऐसा सरकार कर सकती है। तो खुद संविधान ही कह रहा है कि सरकार भी नागरिकों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट उसका पर्पज होना चाहिए, पर्पजफुल होनी चाहिए, इंटेलिजिबल होनी चाहिए। ऐसे ही रिस्ट्रिक्शन जो है वो नागरिक भी एक दूसरे पर लगा सकते हैं, बट याद रखिए कि वो रीजनेबल होनी चाहिए, उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, खुद की रक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि सामने वाले को परेशान करने के लिए। चलिए दूसरी एक्सेप्शन पढ़ते हैं। दूसरी एक्सेप्शन है बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में वैलिड रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स के अंदर पार्टनर्स के ऊपर वैलिड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, ठीक है, और पार्टनर को उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। देखो बेटा, एक तो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक होता है बेटा आउटगोइंग पार्टनर, और एक हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म।
और एक सेल ऑफ गुडविल बाय फर्म, पार्टनरशिप फर्म टू आउटसाइडर्स, टू थर्ड पार्टीज। एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि तू जब तक हमारी फर्म का पार्टनर है, तो जब तक हमारी फर्म का पार्टनर है, ठीक है, तो कॉम्पीटिंग और नॉन कॉम्पीटिंग कोई बिजनेस नहीं करेगा। एक फर्म ने अपने पार्टनर के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है और एग्रीमेंट में लिख रखा है कि जब तक तू हमारा पार्टनर है तो कॉम्पीटिंग बिजनेस तो करेगा ही नहीं, तो नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस भी नहीं करेगा और अपना पूरा टाइम हमारी फर्म पे डिवोट करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए हाँ, 5 सीए ने मिलकर एक अकेडमी बना रखी है, 5 सीए ने मिलकर एक अकेडमी बना रखी है और पांचों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि अपन लोग सिर्फ टीचिंग वाला काम करेंगे और अपने में से कोई भी अलग से अपने घर पे प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज नहीं देगा। ठीक है, तो ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग है उनके ऊपर कॉम्पीटिंग बिजनेस करने की रिस्ट्रिक्शन लगाई, वैलिड है। 5 सीए, पांचों ने मिलकर एग्रीमेंट किया कि आप कोचिंग की सेवाएं देंगे, पार्टनरशिप फर्म होगी हमारी और कोई भी सीए प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, जितने भी आप पांचों हैं, पांचों के पांचों, ठीक है, सिर्फ प्योर टीचिंग में रहेंगे, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा। 5 सीए, उनके बीच में पार्टनरशिप क्या डील हुई कि पांचों टीचिंग करेंगे और कोई भी, ठीक है, ना घर पे कोचिंग करवाएगा, ना कहीं अन्य किसी सेंटर पे कोचिंग करवाएगा और कोई प्रैक्टिस भी नहीं करेगा। अब प्रैक्टिस से रोक रहे हैं हम जो टीचर्स हैं उनको, और ये नॉन कॉम्पीटिंग है, बट हम रोक सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर को। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद ये है कि वो प्रैक्टिस में अगर इन्वॉल्व होंगे तो टीचिंग पे उतना ध्यान दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो या फिर आप उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि आप पूरे दिन में कम से कम 6 घंटे टीचिंग के लिए जरूर दोगे और आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर मैक्सिमम 4 घंटे दोगे। ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब वहां पर प्रैक्टिस टीचिंग से नॉन कॉम्पीटिंग है, बट यहां पे एक और पर्पज है हमारा। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रैक्टिस करोगे और टीचिंग हम कर रहे हैं और आप हमारे पार्टनर हो तो ग्राहक तोड़ लोगे। प्रॉब्लम ये है कि आप नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस कर रहे हो, उससे आप हमारे इस बिजनेस पे ध्यान नहीं दोगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर पर कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए रोक लगा सकते हैं, बिल्कुल। और क्या नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए रोक लगा सकते हैं, बिल्कुल। और हम उस पार्टनर को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। वो ये नहीं कह सकता मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, आप उस एग्रीमेंट से बाउंड होगे। आउटगोइंग पार्टनर को हम कॉम्पीटिंग बिजनेस से तो रोक सकते हैं करने से कुछ टाइम के लिए, रीजनेबल टाइम, और कुछ स्पेसिफाइड एरिया में, लोकल लिमिट में। आउटगोइंग पार्टनर को हम कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेगा वो सेम एरिया में कुछ टाइम के लिए, ऐसा तो हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बट हम उसको नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए तो आउटगोइंग पार्टनर को रोक ही नहीं सकते। 5 सीए थे, ठीक है, उनमें से एक सीए रिटायर हो रहा है फर्म से, और रिटायरमेंट के बदले में हमने उससे वादा लिया, उससे लिखित में वादा लिया, उससे एग्रीमेंट किया कि वो, ठीक है, 5 सीए कोचिंग में थे, उन्होंने वादा लिया कि आप फर्म छोड़ने के बाद कोचिंग नहीं करोगे अगले 3 सालों तक। ठीक है, हिसार में बिल्कुल वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। 5 सीए कोचिंग में थे, एक सीए उस फर्म को छोड़ के जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर पर कंडीशन लगा के रिटायरमेंट की गई कि आप सेम एरिया में, हिसार में 3 सालों तक कोचिंग नहीं दोगे सीए के बच्चों को। अब उसने अगर सीए के बच्चों को कोचिंग दी तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और आप उसको रोक सकते हो। ठीक है, यहां पर रिस्ट्रिक्शन वॉइड नहीं है, वैलिड है। लेकिन अगर 5 पार्टनर्स टीचर थे और उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर पे कंडीशन लगाई कि तो ये टीचर वाली फर्म छोड़ने के बाद, ठीक है, अगले 3 सालों तक हिसार में प्रैक्टिस का काम भी नहीं करेगा, सीए इन प्रैक्टिस, तो वो रिस्ट्रिक्शन बकवास है और वो कर सकता है, वो उस रिस्ट्रिक्शन से बाउंड नहीं होगा। तो हम आउटगोइंग पार्टनर को कॉम्पीटिंग बिजनेस करने से तो रोक सकते हैं फर्म छोड़ने के बाद भी, फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो रीजनेबल हो, और विद इन अ स्पेसिफाइड लोकल लिमिट जो रीजनेबल हो। ठीक है, लेकिन हम इसको नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए तो मतलब कैसे रोक सकते हैं? कोर्ट कहेगी क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें, हम कहेंगे पता नहीं क्या मिल जाएगा, कोर्ट कहेगी भागो यहां से, कर ले बेटा, नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस कर ले, आउटगोइंग पार्टनर को नहीं रोक सकते। ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो हम पार्टनर्स के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं कि आप कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, आप कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे, फर्म के जो फर्म का बिजनेस था वो बिजनेस नहीं करेंगे आप, ठीक है, इतने सालों तक।
ऐसा कर सकते हैं, कुछ पार्टनर पे या सारे पार्टनर पे लगाई जा सकती है, बट नॉन कंपीटिंग बिजनेस के लिए आप रोक नहीं लगा सकते। ऐसे ही आपने फर्म ने अपनी गुडविल बेची थर्ड पार्टी को, तो थर्ड पार्टी फर्म के पार्टनर्स पे रोक लगा सकती है, क्योंकि फर्म ने अपनी गुडविल गोल्डी मसाले हमें बेच दी है, तो अब आप मसालों का व्यापार नहीं करोगे, ना तो ये फर्म मसालों का व्यापार करेगी, ना इसका कोई पार्टनर करेगा। बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए बायर ऑफ गुडविल बड़े आराम से रोक सकता है पार्टनरशिप फर्म को भी और पार्टनर को भी, और जिस एग्रीमेंट से रोका गया वो वैलिड है। कल को अगर कोई भी उसका उल्लंघन करेगा तो उसको डैमेज देनी पड़ेगी। उसने जो प्रॉफिट कमाए हैं कॉम्पीटिंग बिजनेस से, जबकि एग्रीमेंट था कि आप कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करोगे, तो वो कॉम्पीटिंग बिजनेस से कमाए हुए प्रॉफिट आपको बायर ऑफ गुडविल को देने पड़ेंगे। यू हैव टू अकाउंट फॉर दोज प्रॉफिट्स। बट आप नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए बाउंड नहीं होते। और अगर हमने अपने गोल्डी मसाले नाम की फर्म बेच दी और सामने वाले ने एग्रीमेंट किया कि आप मसालों का व्यापार नहीं करोगे और कोई भी व्यापार नहीं करोगे, हमने भी जल्दबाजी में दस्तखत कर लिए, बाद में हमें खाली तो बैठा नहीं गया, हमने मसालों के अलावा कोई और व्यापार शुरू कर दिया और उससे हमें बहुत मोटा प्रॉफिट हो गया, सामने वाला हमसे ले नहीं सकता, क्योंकि मसालों का व्यापार बेचा है। मसालों की, ठीक है, अगर हम ट्रेडिंग करते, मसालों की मैन्युफैक्चरिंग करते और फिर प्रॉफिट होता तो एग्रीमेंट का उल्लंघन होता, वैलिड एग्रीमेंट का। लेकिन मसालों की गुडविल बेच के आप कह रहे हो, मसालों की गुडविल बेची और आप कह रहे हो कि गन्ने का जूस भी नहीं बेचोगे आप, ठीक है, आप लीची का जूस भी नहीं बेचोगे, हम तो बेचेंगे भाई, ठीक है। सामने वाला बंदा कह रहा है देखो मैं कोर्ट में जाता हूं, जा। अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वॉइड होती है, सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वैलिड और इन्फोर्सिएबल है, ये याद रखिएगा। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से भी वैलिड रिस्ट्रिक्शन लग सकती है एग्जिस्टिंग पार्टनर पर कॉम्पीटिंग और नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस की, आउटगोइंग पार्टनर पर, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने पर जो पार्टनर्स हैं, और सेल ऑफ गुडविल के केस में पार्टनर्स पर सिर्फ कॉम्पीटिंग बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। चलिए, तो दो एक्सेप्शन हो चुकी बेटा हमारी, जहां पर हम किसी को व्यापार करने से रोक रहे हैं बट वैलिड है, रोका जा सकता है। चलिए तीसरी रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं बेटा। तीसरा वैलिड रिस्ट्रिक्शन का केस, वैलिड रिस्ट्रिक्शन का तीसरा केस है बेटा ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशंस जो हैं, जहां पर कॉम्पिटिटर आपस में मिल जाते हैं और कॉम्पिटिटर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आप सामान इस रेट से नीचे नहीं बेचेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिटर C1, C2, C3, C4, 4 कॉम्पिटिटर एक मार्केट में, उन्होंने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि आप इस रेट से नीचे सामान नहीं बेचेंगे। तो क्या वो कॉम्बिनेशन, वो ट्रेड कॉम्बिनेशन, वो कार्टेलाइजेशन, ठीक है, वो कार्टेल बनाना, वो समूह बना के प्राइस फिक्स करना वैलिड है? तो हम कहेंगे जी डिपेंड करेगा केस टू केस। अगर इन्होंने एग्रीमेंट किया नॉट टू सेल एट अ प्राइस लोअर देन एग्रीड प्राइस, कि एग्रीड प्राइस से कम में सामान नहीं बेचेंगे हम, ठीक है। जैसे सभी हेयर ड्रेसर्स ने एग्रीमेंट कर लिया कि 100 रुपए से कम में बाल नहीं काटेंगे हम, हेयर ड्रेसिंग नहीं करेंगे हम सभी, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज करने वालों ने एग्रीमेंट कर लिया कि अगर कोई भी बंदा हमसे रिचार्ज कराने आएगा मोबाइल का, तो अगर 100 रुपए का रिचार्ज है तो 100 रुपए ही वसूले जाएंगे, कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा 1% 2% का, कोई भी 100 रुपए के रिचार्ज के 98, 99, 99.5 भी नहीं लेगा। 100 रुपए का रिचार्ज है तो 100 रुपए ही लेगा। ऐसे ही सभी, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोसरी आइटम बेचने वालों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि ग्रोसरी आइटम इस रेट से नीचे नहीं बेचेंगे, MRP पे ही बेचेंगे, तो बिल्कुल प्राइस फिक्स किया जा सकता है और एग्रीमेंट ऐसा किया जा सकता है कि हम इस रेट से नीचे रेट पर नहीं बेचेंगे, प्रोवाइडेड ये रिस्ट्रिक्शन जनहित के खिलाफ ना हो। मतलब सर अगर लग्जरी गुड्स में ऐसा किया गया, लग्जरी गुड्स के डीलर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि आप लग्जरी गुड्स महंगा बेचेंगे और सभी डीलर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि आप इससे नीचे बेचेंगे नहीं, कस्टमर एक दुकान पे गया, दूसरी पे गया, तीसरी पे गया, चौथी पे गया, सबने सेम रेट बोला, ठीक है, सबने कहा कि ये लग्जरी गुड जो है, ठीक है, ये तो हम 5 करोड़ का ही देंगे, 1 रुपए का डिस्काउंट किसी दुकान ने दिया, बोले 5 करोड़ पे मिलेगा, नो डिस्काउंट, फिक्स प्राइस,
सभी दुकानों पे हो गया, सब पे फिक्स प्राइस, ऐसा डीलर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा है, वैलिड है, वॉइड नहीं है। लग्जरी गुड्स हैं, अगर आप लग्जरी गुड्स के डीलर हो और आपस में कार्टेल बना के आप ग्राहक को कह रहे हो कि हम तो इससे कम रेट में नहीं बेचेंगे, फिक्स कर दिया आपने रेट, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इसेंशियल कमोडिटी में, इसेंशियल कमोडिटीज के केस में जैसे कि चाय, चीनी, ठीक है, शुगर यानी कि सोल्ट, ठीक है, टी, यहां पर अगर सरकार ने इनको, इन आइटम्स को जैसे इसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट में डाला हुआ है और वहां पर सारे इनके सेलर्स जो है आपस में मिलकर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि शुगर जो है वैसे तो मार्केट रेट 40 रुपए का, बट 80 रुपए केजी से नीचे नहीं बेचेंगे, तो वो वॉइड हो जाएगा। क्यों वो वॉइड हो जाएगा? क्योंकि वहां पर जनहित प्रभावित हो रहा है। तो नॉर्मली ट्रेड कॉम्बिनेशंस आर वैलिड और वॉइड, तो हम कहेंगे वैलिड। ये वॉइड कब हो सकती है सर? ये वॉइड तब हो सकती है जब उस ट्रेड कॉम्बिनेशन से आम जनता को छला जा रहा है, आम जनता को लूटा जा रहा है, इट इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, या फिर वो मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वॉइड हो गए ऐसे ट्रेड कॉम्बिनेशन। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो सर ट्रेड कॉम्बिनेशन किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। क्या हम ये एग्रीमेंट कर सकते हैं साइन कि हम इस रेट से नीचे में नहीं बेचेंगे? बिल्कुल कर सकते हो, बट इसेंशियल कमोडिटी के केस में सरकार की गाइडलाइन का फॉलो करना जरूरी है। एक एरिया में 4, ठीक है, सेलर है और चारों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि आप मिलके ग्राहक से डबल रेट वसूलेंगे, ठीक है, और आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव की श्रेणी में आ सकता है और कंपटीशन एक्ट 2002 के हिसाब से वो इलीगल और 10 वॉइड हो सकता है। याद रखिएगा, जहां पर एग्रीमेंट किया गया है कि आपस में आप किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं करेंगे, प्राइस प्रूस की बात नहीं है, किसी टाइप की कोई कंपटीशन नहीं, आगे से आप एक हैं और मिलकर ग्राहक को लूटेंगे, तो टू अवॉइड कंपटीशन जो एग्रीमेंट होता है वो मोनोपोली क्रिएट करने के लिए है और एंटी कॉम्पिटिटिव है, तो वो कंपटीशन एक्ट 2002 के दायरे में अगर आ गया तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड रहेगा। तो सर ट्रेड कॉम्बिनेशन के एग्रीमेंट वैलिड होंगे या वॉइड? तो बेटा नॉर्मली दे आर वैलिड इफ दे आर रीजनेबल। These agreement can be void if they are unreasonable, if they are going to create monopoly, if they are against public interest। जैसे कि सभी दुकानदारों ने आपस में एग्रीमेंट किया कि अपने पास जितना भी सामान है वो आप सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, बनियों को बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। अपने पास जितना भी सामान है वो सिर्फ और सिर्फ मराठाज को बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे, ठीक है, एससी को नहीं बेचेंगे, ओबीसी को नहीं बेचेंगे। ऐसा उन्होंने आपस में दुकानदारों ने नियम बनाया। गलत है ये, महागलत है ये संविधान का उल्लंघन कर गए हो तुम। यहां पर तुमने संविधान के साथ खेला है, पक्का वॉइड है और ऊपर से सजा और मिलेगी तुम्हें। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसके थ्रू एक सिटी के सभी दुकानदारों ने एग्री किया कि वे एक पर्टिकुलर जाति विशेष को सामान नहीं बेचेंगे और पर्टिकुलर जाति को ही बेचेंगे, और वहां पे एक दुकानदार ने इस नियम को तोड़कर एससी वालों को सामान दे दिया और बाकी दुकानदारों ने उसको, ठीक है, कोर्ट में स्टे उसके खिलाफ लाने के लिए अप्लाई किया कि देखो देखो जज साहब, इसने एग्री किया था कि ये इस कास्ट वालों का सामान नहीं बेचेगा और अभी बेच रहा है, इसने एग्रीमेंट किया हुआ है, इसको रोको, स्टे ऑर्डर लगाओ। तो कोर्ट तुम्हारे ऊपर स्टे लगा देगी कि जो तुमने एग्रीमेंट लगा रखा है ये पूरी तरह गलत है और तुम्हें चेतावनी देगी कोर्ट की दोबारा ऐसा मत कर देना। तो बेटा नॉर्मली ट्रेड कॉम्बिनेशन वैलिड होते हैं, बट अगर ये अगेंस्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, तो वॉइड हो सकते हैं। सोल सेलिंग एग्रीमेंट, सोल सेलिंग एग्रीमेंट का मतलब कि मैं सिर्फ आपके ब्रांड का ही सामान बेचूंगा। मेरे पास मोंटे कार्लो का एक्सक्लूसिव शोरूम है तो मैं सिर्फ मोंटे कार्लो के ही, ठीक है, कपड़े बेचूंगा। मैं सिर्फ मारुति ब्रांड की कार ही बेचूंगा, मैं मारुति का ऑथराइज डीलर हूं। तो क्या ऐसे एग्रीमेंट किए जा सकते हैं जिसके थ्रू डीलर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए कंपनी की, तू हमारा माल ही बेचेगा और किसी का माल नहीं बेचेगा? क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है कि जब तक तू मारुति का डीलर है तब तक तू हुंडई की कार नहीं बेचेगा? तो हाँ, इसको हम रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं बोलेंगे और ऐसी रिस्ट्रिक्शन वैलिड माननी चाहिए जहां पर एक कंपनी ने अपने डीलर्स पे शर्त लगाई कि जब तक तुम हमारे डीलर हो तब तक किसी अन्य कंपनी का उत्पाद नहीं बेचोगे,
तो वहां पर ये कोई ऐसा नहीं कह सकते डीलर की हाय हाय हमें तो व्यापार नहीं करने दे रहे, ऐसी रिस्ट्रिक्शन जायज बताई गई है, वैलिड बताई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जहां पर एक्सक्लूसिव डीलरशिप दी गई है कि आप हमारे अलावा किसी और का सामान नहीं बेचोगे, और अगर किसी और का सामान बेचोगे तो फाइन लगेगा आपके ऊपर और आपसे डीलरशिप छीन ली जाएगी। और उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर ये शर्त लगाई गई थी उसने दूसरी कंपनी का सामान बेचना शुरू कर रखा है, तो जिस कंपनी के साथ उसका एजेंसी एग्रीमेंट था कंपनी ने उसके साथ एजेंसी एग्रीमेंट तोड़ दिया, उसको अपना कंसाइनी के पद से हटा दिया। तो बिल्कुल हटा सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल डीलरशिप फ्रेंचाइजी रद्द कर सकते हो। ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन थी, ये वर्ड नहीं थी, ये कंपनी ने अपने खुद की रक्षा के लिए की, ना कि सामने वाले को प्रताड़ित करने के लिए। ठीक, तो एक्सक्लूसिव डीलरशिप एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि यहां पर पर्पज क्या है, यहां पर पर्पज है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मारुति है वो अपने हितों की रक्षा कर रही है, वहां पर वो सामने वाले को अननेसेसरी नहीं बोल रही बल्कि लॉजिकली बोल रही है अपने हितों की रक्षा के लिए। ठीक, ऐसे ही एक पर्सन ने, ठीक है, एग्रीमेंट किया कि वो सामान बनाएगा सिर्फ एक दुकानदार के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने वादा किया एक होलसेलर के साथ कि वो जितना भी सामान बनाएगा, ठीक है, वो सिर्फ उसी को ही बेचेगा, एक्सक्लूसिव, ठीक है, डील की कि जितना भी मेरी फैक्ट्री में माल बनेगा वो सिर्फ तेरे को ही दूंगा मैं होलसेलर, और किसी को नहीं दूंगा। तो ऐसी डील भी वैलिड है, ऐसी डील भी वैलिड है। ठीक है, प्रोवाइडेड इससे जो होलसेलर है वो आर्बिट्रेरी प्राइस पब्लिक से चार्ज ना करे, एमआरपी से ऊपर प्राइस चार्ज ना करे। तो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर के साथ डील की कि वो सारा सामान सिर्फ एक पर्टिकुलर होलसेलर को ही देगा और किसी को नहीं देगा। तो सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि ये मैन्युफैक्चरर बाकी होलसेलर को व्यापार नहीं करने दे रहा, अरे मेरा सामान किसी को बेचो, तुमने क्या। ऐसे ही मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और उसके 4 डीलर हैं, डीलर 1, डीलर 2, डीलर 3, डीलर 4। ये नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है, ये वेस्ट इंडिया का है, ये ईस्ट इंडिया का है। कंपनी ने इन डीलर के साथ एग्रीमेंट कर रखा है नॉर्थ इंडिया वाले के साथ, मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई वेस्ट इंडिया का ग्राहक आ जाए तो आप उसको सामान नहीं दोगे, उसको वेस्ट इंडिया का डीलर ही देगा। कंपनी ने अपने डीलर 1 के साथ एग्रीमेंट कर रखा है कि आपके पास बाकी तीनों रीजन का कोई भी कस्टमर आ जाए तो आप उसको सामान सेल नहीं करोगे, उनको उनके डीलर ही सामान बेचेंगे, आप उनको सामान बेचोगे तो आपकी डीलरशिप रद्द हो जाएगी। क्या ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, वैलिड रिस्ट्रिक्शन है, लॉजिकल है। ठीक है, और सारी कंपनी जैसा करती है अपने डीलर्स के हितों की रक्षा के लिए, इन तीनों के हितों की रक्षा के लिए कंपनी इसको कह सकती है कि अगर राजस्थान का ग्राहक आ गया, अगर बिहार का ग्राहक आ गया, अगर तमिलनाडु का ग्राहक आ गया, तो आप उस पार्टिकुलर डीलर के पास भेजोगे, आप खुद उसको सामान नहीं बेचोगे। तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। अगर कंपनी ने पाया कि नहीं ये नॉर्थ इंडिया वाला ऑनलाइन जा जाके बेच रहा है इनको सामान, तो कंपनी उसकी डीलरशिप रद्द कर सकती है। इसलिए नहीं कि उसको सताना चाहते हैं, ताकि बाकी डीलर के हितों की रक्षा की जा सके, और बाकी डीलर्स पे भी सेम रिस्ट्रिक्शन है, तो बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ये वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। तो नॉर्मली हम किसी को व्यापार करने से रोक नहीं सकते, वॉइड एब इनिशियो होता है किसी को व्यापार करने से रोकना, बट हम सेलर ऑफ गुडविल को रोक सकते हैं सिमिलर एरिया में सिमिलर बिजनेस करने से फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट जो रीजनेबल हो। ऐसे ही पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को रोका जा सकता है। ठीक है, कॉम्पिटिंग नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस से आउटगोइंग पार्टनर को नॉन कॉम्पिटिंग के लिए तो नहीं रोक सकते, कॉम्पिटिंग के लिए रोक सकते हैं। स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के लिए प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हो। रिजोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में रोक सकते हैं, सेल ऑफ गुडविल बाय फर्म टू आउटसाइडर के केस में आउटसाइडर फर्म को और उसके पार्टनर को रोक सकता है कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए। ट्रेड कॉम्बिनेशन जो हैं वो वैलिड होते हैं, वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो लगी होती है किसी भी प्रकार की वो वैलिड हो सकती है। वो वॉइड तभी होगी जब वो मोनोपोली क्रिएट करे या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ऐसे सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करना या फिर एक पार्टिकुलर, ठीक है, कंपनी का ही माल बेचूंगा ऐसा डीलर एग्रीमेंट करे, तो इस टाइप के एग्रीमेंट ये गलत नहीं है, ये कोई हम सामने वाले को व्यापार करने से रोक नहीं रहे, अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, जायज है, इन्फोर्सिएबल है। चलिए लास्ट बेटा मैं आपको एक्सेप्शन करवा रहा हूं, 5th एक्सेप्शन। इसको ध्यान से देखिएगा बेटा कि सर्विस एग्रीमेंट होते हैं कुछ हमारे,
सर्विस एग्रीमेंट का मतलब इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इंप्लॉयर और इंप्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि इंप्लॉय कम से कम इतने साल इंप्लॉयर के यहाँ काम करेगा और उससे पहले अगर वो जॉब छोड़ेगा तो मुआवजा देगा। तो बिल्कुल ऐसा हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जब तक तू हमारे यहाँ जॉब करेगा प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। जब तक तू हमारे यहाँ जॉब करेगा, ठीक है, डॉक्टर है तो हम उसको कह सकते हैं तू अपना प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलेगा, टीचर है तो हम कह सकते हैं तो प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोलेगा, दूसरे किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं करेगा। तो क्या इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि जब तक तू मेरे यहाँ जॉब कर रहा है तो प्राइवेट काम नहीं लेगा, तो किसी और, ठीक है, सिमिलर बिजनेस वाले एंटिटी को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। इवन नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस के लिए भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल हो। अगर आप अपने इंप्लॉय को कहते हो कि आप मेरे यहाँ जॉब करोगे 10 से 8, ठीक है, इस दौरान आप कहीं और किसी टाइप का काम नहीं करके आओगे, 10 से 8 मेरे यहाँ बैठोगे, किसी खाली बैठना पड़े, तो बिल्कुल सारी यूनिवर्सिटी जैसी रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपने टीचर्स के ऊपर कि आपको सुबह 8 बजे आना है और शाम को 4 बजे जाना है, और उसके दौरान चाहे आप खाली बैठो, आप कोई और कॉम्पिटिंग बिजनेस या इवन नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस भी नहीं करोगे। तो बिल्कुल गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उनके ऊपर सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप प्राइवेट कोचिंग नहीं दोगे, आप कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते। ओपीजेएमएस स्कूल ने लगा रखी रिस्ट्रिक्शन कि हमारे टीचर्स जो हैं वो, ठीक है, कोचिंग नहीं देंगे। तो बहुत सारे स्कूल कॉलेज लगाते हैं। डॉक्टर्स के ऊपर सरकार लगाती है, सरकारी डॉक्टर के ऊपर, कि आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं खोलोगे। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। बड़ा क्वेश्चन है कि इंप्लॉयमेंट के दौरान तो लगा सकते हैं, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो लगा सकते हैं। इंप्लॉयमेंट छोड़ दिया, अब उसने हमारे यहाँ काम करना छोड़ दिया, अब वो खुला परिंदा है, क्या उसके ऊपर भी लगा सकते हैं? हाँ, आउट गोइंग इंप्लॉय पे भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कॉम्पिटिंग बिजनेस के लिए लगाई हो, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और लोकल लिमिट के लिए लगाई हो, और इसलिए लगाई हो ताकि वो हमारे ट्रेड सीक्रेट का यूज करके हमारे ग्राहक ना तोड़ ले। तो क्या हम आउटगोइंग इंप्लॉय पर कॉम्पिटिंग बिजनेस ना करें, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल वैलिड रिस्ट्रिक्शन है। इन्फोर्स भी करा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो टाइम लिमिट्स रीजनेबल हो और लोकल लिमिट रीजनेबल हो, और ये खुद के हितों की रक्षा के लिए हो, ना कि सामने वाले को तंग करने के लिए। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको, और खूब मन लगा के एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और उसकी एक्सेप्शन को पढ़िएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। गुड बाय, टेक केयर।